नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। आज के बुलेटिन इसलिए खास है कि आज हम बात करेंगे कि प्रदूषण से फसलों को क्या प्रभाव पड़ा है। इसके साथ साथ आज 15 नवंबर है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान जो खेती से जुड़ी योजनाएं उनको पहुंचा रहे हैं, आज इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में किसानों द्वारा जलाए जा रहे पराली प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं। केंद्र सरकार ने कहा पराली प्रदूषण में केवल 10% देता है योगदान। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का किया शुभारंभ। कहा यह संग्रहालय स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान और आदिवासी संस्कृति का बनेगा जीवंत अधिष्ठान। प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश का किया दौरा। जनजातीय समुदाय के कल्याण की महत्वपूर्ण योजनाओं का किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम मध्य प्रदेश स्किल सेल मिशन का भी किया की शुरुआत। और महाराष्ट्र देवगढ़ का हापुस आम फलों के राजा के रूप में है विश्व प्रसिद्ध। भारत के अलावा विदेशों में भी आजकल है भारी मांग। प्रसिद्ध देवगढ़ हापुस आम का पहला डिब्बा पहुंचा नासिक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई 17 नवंबर के लिए स्थगित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर क्षेत्र के राज्यों से इस बीच कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने को कहा है। केंद्र द्वारा मंगलवार को होने वाली आपात बैठक में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिवों को भी उपस्थित रहने को कहा गया है। और दिल्ली में वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि वह प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूर्ण लॉकडाउन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन एनसीआर में भी पूर्ण लॉकडाउन लागू हो। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन यह कारगर तब होगा जब इसे पूरे एनसीआर में भी लागू किया जाए। और पंजाब के किसान पराली लगातार जला रहे हैं, जिससे सरकार और कृषि वैज्ञानिकों की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। पंजाब के अमृतसर समेत कई जिलों में पराली जलाने का काम जारी है। पंजाब की बात करें तो सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं तरन तारण, अमृतसर और फिरोजपुर में हो रही हैं। पंजाब में अमृतसर के जंडियावाला गांव में किसानों ने अपने खेतों में पराली जलाई और इससे प्रदूषण फैल रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की बात करें तो एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की रविवार को आपात बैठक हुई। इसमें दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर विचार किया गया। आयोग ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों से प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्रवाई योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध आपात उपायों को लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा है। पराली जलाने, वाहनों से प्रदूषण, दीपावली के बाद बढ़े प्रदूषण, तापमान में गिरावट और अन्य स्थानीय कारणों से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की स्थिति बेहद खराब हो गई है। और प्रदूषण से जो फसलों पर प्रभाव पड़ रहा है उस पर हमारे साथ बात करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं चंद्रभूषण पांडे जी हैं, जो कि स्वतंत्र निदेशक हैं राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के। चंद्रभूषण जी, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा कि जैसा कि हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पराली ही एकमात्र समस्या नहीं है प्रदूषण को लेकर। पराली सिर्फ 10% का योगदान देती है। आपको लगता है क्या लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव लाने की जरूरत है, तब प्रदूषण जैसी जो समस्या है जिससे सब प्रभावित है, तब हम इससे निजात पा पाएंगे? लगता है अभी आवाज नहीं जा पा रही। बढ़ते अगली स्टोरी की ओर बात करते हैं। आज 15 नवंबर है और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी जनजातीय गौरव दिवस समारोह का नेतृत्व भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया।
संग्रहालय रांची के पुराने केंद्रीय कारावास में स्थापित किया गया है। यहीं भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जीवन का त्याग किया था। यह स्थापना उनके जीवन और राष्ट्र एवं जनजातीय समुदाय के लिए उनकी सेवाओं को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ अन्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को भी संजोया गया है। यह बना स्मृति उद्यान 25 एकड़ में फैला है और इसमें फव्वारा, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये संग्रहालय स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी आदिवासी संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। इस संग्रहालय में सिद्धू कान्हू से लेकर पोटोहो तक, तेलंगा खड़िया से लेकर गया मुंडा तक, जतरा टाना भगत से लेकर दीवा किसुन तक अनेक जनजातीय वीरों की प्रतिमाएं यहां है ही। उनकी जीवन गाथा के बारे में भी विस्तार से बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका जीवन का बड़ा समय जनजातियों के बीच बीता है, इसलिए वो इस समाज की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आदिवासी जनजातीय भाई बहनों, आदिवासी बच्चों के साथ बिताया है। मैं उनके सुख दुख, उनकी दिनचर्या, उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत का साक्षी रहा, उनका अपना रहा हूं। इसलिए आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत भावुक, बड़ी भावना, एक प्रकार से प्रकटीकरण का भावुक कर देने वाला है। तो जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि 15 नवंबर है और देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर और बात करते हैं प्रदूषण से फसलों को क्या नुकसान पहुंच रहा है, फसलों की गुणवत्ता कैसे प्रभावित हो रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो पराली की समस्या है ये एकमात्र प्रदूषण का कारण नहीं है, मात्र 10% का योगदान ही पराली के माध्यम से प्रदूषण में होता है। लेकिन ऐसे बहुत से कारण हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रभूषण पांडे जी हैं, स्वतंत्र निदेशक है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के। चंद्रभूषण पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत इस विषय पर बात करने के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पराली ही एकमात्र समस्या नहीं है और भी बहुत से कारण हैं प्रदूषण को बढ़ाने को लेकर, तो आपको लगता है कि क्या जब तक जीवन शैली में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक प्रदूषण जैसे, खासतौर से वायु प्रदूषण की बात करें, तो इस समस्या से निपटारा नहीं मिलने वाला है? निश्चित रूप से संतोष जी, सवाल तो जीवन शैली पर ही उठता है और हम सभी जानते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति इस दुनिया में हुई, उस औद्योगिक क्रांति ने देश की हवा, दुनिया की हवा की जो मिजाज था उसको बदला है जी। और आज हमारी हवा, जो प्राणदायी हवा ऑक्सीजन जानी जाती थी, आज वो हमारे प्राण पर एक तलवार की तरह लटक रही है जी। इसके साथ ही इस सच को भी समझना होगा कि जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण पर सिमट जाते हैं, उससे आगे कुछ बढ़ते हैं तो हम जल प्रदूषण की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भूमि प्रदूषण की है और भूमि प्रदूषण पे चर्चा उतनी नहीं होती जितनी खतरनाक एक समस्या है। और हम सभी जानते हैं कि रासायनिकरण के चलते, पेस्टिसाइड्स के चलते, खरपतवार नाशियों के चलते और तमाम तरह के जो रसायन भूमि में इस्तेमाल हो रहे हैं और जिस तरह से भूमि को हम लोगों ने डस्टबिन बना रखा है और ढेर सारे औद्योगिक कचड़े भी भूमि में उसको एक तरह से कहिए कि निपटारा करने के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। इस तरह से मान सकते हैं कि प्रदूषण की समस्या बहुआयामी है और इसमें जीवन शैली में बदलाव के बिना कोई टिकाऊ समाधान नहीं हो सकता। चंद्रभूषण जी, अगर हम प्रदूषण से फसलों की बात करें कि फसलें कैसे प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि अगर प्रदूषण से फसलें प्रभावित हो रही हैं, कई कृषि वैज्ञानिक भी कह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा जो असर है हमारे आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। जी जी संतोष जी, देखिए इसमें दो एंगल से आपको सोचना होगा। पहला एंगल तो ये है कि जो वायु प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान में जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के चलते फसलों के व्यवहार में परिवर्तन होगा
और इसको लेकर के एक बड़ी चुनौती ट्रॉपिकल कंट्रीज विशेष रूप से भारत में भी आने वाली है और इससे प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होगी। और इसमें आपने भी देखा होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने करीब 5 दर्जन से अधिक ऐसी फसल प्रजातियों का विमोचन अपने कर कमलों से किया था जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों में अधिक उत्पादन दे पाएंगी। एक तो यह एंगल है। दूसरा जो अभी भूमि प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण के चलते पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है वो जहरीली हो गई है। नतीजा ये है कि जब भूमि में हैवी मेटल्स आ रहे हैं तब जो कि पेस्टिसाइड्स में होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की आदत है हमारे देश में। उसके चलते नाइट्रेट के डिफरेंट रूप फसलों में अवशेष में पाए जा रहे हैं। नतीजा ये है कि चाहे अन्न हो, चाहे तेल हो, चाहे दलहन हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो, वो पूरी खाद्य श्रृंखला को दूषित कर रहे हैं। उसके परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ रहा है और इसके चलते नपुंसकता से लेकर के कार्य क्षमता घटने तक की, तनाव की बात और बाल झड़ने से लेकर के तमाम तरह के त्वचा रोग, ये सारे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इस प्रदूषण मिट्टी के बीमार होने से पानी भी बीमार हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जब बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरती है तो पानी में बहकर जाती है और इस तरह से पूरी नदी का जो चैनल है वो भी खराब हो रहा है। बिल्कुल। चंद्रभूषण जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हम पराली के प्रदूषण की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि पराली के साथ साथ जो रासायनिक खादों का छिड़काव है वो भी बहुत अंधाधुंध बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी फसलें प्रभावित हो रही हैं, उनकी फसलों की जो गुणवत्ता है प्रभावित हो रही है और वो हमारे आपके स्वास्थ्य में ही प्रभाव डाल रहा है। निश्चित रूप से संतोष जी, विशेष रूप से आप देखेंगे रासायनिक उर्वरकों का तो स्प्रेइंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का ज्यादा होता है। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स है और जो खरपतवार नाशी है इनका भी स्प्रेइंग की जाती है और ये स्प्रेइंग के चलते हवा में भी उनके पार्टिकल्स हवा को भी दूषित करते हैं। इसके साथ ही फसल का जो सरफेस है, जैसे पत्ती वाली सब्जियां हैं उसके ऊपर या फल है उनके ऊपर, और अन्न को अगर आप सीधे साफ नहीं करते तो कभी कभी फसल अगर पकने की अवस्था में तो उनके ऊपर, इस तरह से फसलों को काफी वो दूषित कर रहे हैं। इसके साथ ही एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि एक्चुअली पराली की बात करके हम वायु प्रदूषण की जो चुनौती है उसका सरलीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो यह है कि वायु प्रदूषण की चुनौती में पराली का योगदान बहुत कम है जी। हमें समझना होगा कि वायु प्रदूषण की चुनौती का जो बड़ा हिस्सा है वो शहरीकरण है, न कि ग्रामीण सभ्यता। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण की चुनौती को शहरी सभ्यता ने जन्म दिया और शहरी सभ्यता का जो बड़ा भाग है औद्योगिक संस्कृति, तो आज हम देख सकते हैं कि उस औद्योगिक संस्कृति में जो एक बड़ा भाग वायु प्रदूषण में वाहनों का है, विशेष रूप से पेट्रोलियम और डीजल से चलने वाले जो वाहन है, आपके दुपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन और माल वाहन। हमें देखना होगा कि जो घनी आबादी के क्षेत्र हैं उनसे वाहनों की संख्या कैसे घटाया जाए, कैसे हम इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदले। निश्चित रूप से खुशी होती है कि सरकार इस दिशा में ईमानदार प्रयास करके पेट्रोलियम और डीजल के वाहनों को हतोत्साहित कर रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सबको बदलाव लाने की जरूरत है, जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है, तभी हम जो वायु प्रदूषण की समस्या इससे निपट पाएंगे। पराली का बहुत कम योगदान है, लेकिन पराली के साथ साथ जो दूसरे प्रदूषण बढ़ाने वाले जो कारक हैं उनसे कहीं ना कहीं निपटने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण पांडे जी इस सभी जानकारी के लिए। और बढ़ते अपनी दूसरी खबर की ओर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जनजातीय स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश भर में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में है, जहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। और जनजातीय गौरव दिवस मनाने का मकसद यही है कि जो जनजातीय आदिवासी समुदाय से जुड़े जो नायक रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, उनके बारे में बताना, ताकि जो आज का युवा है, जो आज की पीढ़ी है, वो ये समझ सके कि स्वतंत्रता सेनानी, जब आज़ादी के समय में जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, खास तौर से जनजातीय समुदाय से जो जुड़े जो लोग रहे, जो नायक रहे, उनके बारे में भी उनका लोग जान सके। और आप सीधे देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं। हाँ,
और जब जनजाति की बात होती है तो जल, जमीन और जंगल की बात करना बहुत बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सबसे बड़े अगर संरक्षक के रूप में किसी को देखा जाए तो जो ये जनजाति समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, वो जल को लेकर हमेशा संघर्ष करता रहा है, उसको सुरक्षित रखता रहा। इसके साथ साथ हम ज़मीन की बात करें या फिर हम जंगल की बात करें, इसको लेकर जनजाति जो समुदाय है वो हमेशा मुखर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त हस्तांतरित के मौके पर उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में सरकार किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद कर रही है। राज्य में उद्यमों की स्थिति पर पीएम ने कहा कि पहले स्ट्राइक कल्चर के कारण उद्योग यहां आने से डरते थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य से निर्यात 5 गुना बढ़ा है। पहले यहां किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब त्रिपुरा में पहली बार किसानों से एमएसपी पर फसल की खरीदी की गई है। यही त्रिपुरा, यही लोग, यही सामर्थ्य, लेकिन पहले स्ट्राइक कल्चर के कारण इंडस्ट्री यहां आने से डरती थी। वहीं अब त्रिपुरा का निर्यात करीब 5 गुना बढ़ गया है। साथियों, त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार से जिन्हें लाभ हो रहा है, उनमें से अधिकांश गरीब, दलित, पिछड़े और विशेषकर हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन हैं। और आमों के राजा अल्फांसो को जीआई टैग मिला है। इसे हापुस भी कहते हैं। सरकार ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और आसपास के इलाकों में पैदा होने वाले अल्फांसो आम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया है। आम की बेहतरीन किस्म महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में स्थित सिंधुदुर्ग जिले की तहसील देवगढ़ में उगाई जाती है। सबसे अच्छे आम सागर तट से 20 किलोमीटर अंदर की ओर स्थित जमीन पर ही उगते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला, गुजरात के दक्षिण जिले वलसाड़ और नवसारी भी हाफूस की पैदावार के लिए प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र में 4.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी पैदावार होती है और यहाँ 12.12 लाख मीट्रिक टन इसकी उपज होती है। देवगढ़ हापुस आम देवगढ़ का हापुस फलों के राजा के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। भारत में इसकी मांग के अलावा विदेशों में भी आजकल इसकी भारी मांग है। बहुत बढ़िया है। जो दुकानदारों ने जो मंगाया है बहुत भारी आम है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय आम मिलता नहीं है, बहुत करो तो पिछले साल भी मिला ही नहीं था। इस बार तो क्या बोलते हैं उसको, देवगढ़ चालू हो गया बहुत भारी मात्रा में। मतलब इन लोगों के पास कस्टमर भी है और हमको भी अच्छा लग रहा है। इन लोगों ने हमारे लिए आम लाया, हम खाते हैं अच्छे से। तो कितने रुपए किलो से लिया आपने? वो तो महंगा है, 3,500 रुपए किलो चालू है। अभी कैसे अभी शुरुआत है आम का। अभी कम से कम 5 डजन की 6 डजन की पेटी आ रही है। वो आपको 18,000 रुपए की 6 डजन की पेटी आ रही है। बहुत अच्छा आम है, देवगढ़ का है, ओरिजिनल एकदम। उसमें कुछ लेकिन क्वालिटी एकदम एक नंबर है। अभी शुरुआत है, इसके लिए अभी थोड़ा बहुत माल निकल रहा है, फिर आगे बढ़ के और धीरे धीरे स्टार्टिंग ज्यादा चालू होगा। अभी दिया 2-3 जन को, लेकिन अभी अच्छा बोल रहे हैं। अभी फिर अगले टाइम अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरा नासिक में आने वाले हैं। बहुत अच्छा रहेगा क्वालिटी। और अब बात करेंगे कॉमन सर्विस सेंटर की। आईटी और टेलीकॉम मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी केंद्रों के माध्यम से न सिर्फ केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि वे समाज के उत्थान में भी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त 4 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर संचालित है, जिनके माध्यम से गाँव न सिर्फ डिजिटल बन रहे हैं बल्कि समाज भी आत्मनिर्भर हो रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। राजस्थान के सीकर जिले का पेवा गांव देश के उन लाखों गांवों में से एक है जहां केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीकॉम मंत्रालय के अंतर्गत संचालित कॉमन सर्विस सेंटर जमीनी स्तर पर क्रांति ला रहे हैं। गांव में एक अत्याधुनिक तकनीक से लैस सीएससी केंद्र स्थापित किया गया है जो देश के लिए मॉडल बन गया है। गांव के मुख्य चौक में जर्जर पड़े 7 कमरों के स्कूल का जीर्णोद्धार कर उसमें सीएससी अकादमी स्थापित की गई है, जिसमें कंप्यूटर कक्ष, लाइब्रेरी, वाचनालय, महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और व्यायामशाला स्थापित की गई है। ये सेंटर पूरी तरह से वातानुकूलित हैं और ये वाईफाई और सीसीटीवी से भी लैस हैं।
Earlier, I used to go to a nearby city to avail the facility of a library, but now this service is being provided all free of cost at my own village. So all thanks to CSC and Gram Panchayat for this. It is very useful for all the students. We can prepare for all types of exams here, and it is giving very free of cost. मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ। पहले मेरे को तैयारी करने के लिए सीकर जाना पड़ता था। हमारे गांव में लाइब्रेरी की सुविधा नहीं थी। अभी वो CSC और ग्राम पंचायत दोनों ने मिलकर यहाँ पर उपलब्ध करवा दी है सेवा, तो हमारे पैसे भी बच रहे हैं और हमारा समय भी बच रहा है। CSC टीम और ग्राम पंचायत दोनों का आभार। मैं यहाँ सिलाई के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए आई हूँ और गाँव की महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए आई हूँ और गाँव की महिला को मैं सीखने के बाद सिलाई सिखाऊंगी। CSC अकादमी ने वर्चुअल लर्निंग के लिए प्रोजेक्टर भी लगाया है, जिससे इस केंद्र को गांव के विकास को बढ़ाने के मकसद से संचालित किया जा रहा है। इस केंद्र में अब तक 57 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही 111 स्कूली बच्चों ने CSC ओलंपियाड में भाग भी लिया है। यही नहीं, इस सेंटर के माध्यम से केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ भी सीधा गांव तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम पंचायत पेवा में ये बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छे जगह में हम आकर बैठ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। धार्मिक किताबें यहाँ मिल रही है, न्यूज़पेपर हैं वो भी मिल रहे हैं और हम सबको एक साथ में बैठकर जो अनुभव मिल रहा है वो पहले नहीं मिल रहा था। अभी 6 महीने से हम देख रहे हैं यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में ऐसा नहीं मिल रहा है तो यहाँ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण विकास के सपनों को IT और टेलीकॉम मंत्रालय का कॉमन सर्विस सेंटर बेहद सटीक तरीके से साकार कर रहा है। अब तक देश में CSC के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में लोगों को तकनीक से जोड़ा जा चुका है। कुल मिलाकर कहा जाए कि न्यू इंडिया में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में CSC बड़ी भूमिका निभा रहा है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की और देखेंगे इस मौसम में जो किसान है अपनी फसलों का कैसे रख सकते हैं ध्यान। जम्मू कश्मीर में सरसों की बुवाई करें, यही मटर की बुवाई करें, साथ ही तिल की बुवाई कर लें। किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं, यहाँ आलू की रोपाई करें। इसके अलावा पत्ता गोभी की कटाई कर लें। पत्ता गोभी के खेत में निराई भी करते रहें। अभी खीरे की तुड़ाई करें, इस समय बीन की भी तुड़ाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भिंडी की तुड़ाई कर लें। किसान प्याज की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करें। वहाँ के किसान गाजर की खुदाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मूली की खुदाई करते रहें, इसके साथ ही लौकी की तुड़ाई कर लें। उत्तर प्रदेश में चने की बुवाई करें, साथ ही सरसों भी बोएं। किसान तिल और जौ की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ मटर और लहसुन की बुवाई कर लें। इस समय आलू की रोपाई करते रहें। यहाँ के किसान पालक की बुवाई कर सकते हैं, इसके साथ ही धनिये की भी बुवाई कर लें। अभी मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहीं गेहूं की बुवाई करें, इसके साथ ही मूंग की बुवाई करते रहें। इसके अलावा फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो।
वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार। फीवर या चमक की बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन गोपाल। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे न चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे। एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। फाइट 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 फाइट। बदलते भारत की शान।